स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। हल्द्वानी के बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर प्रशासन की निगाहें हैं। अगर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट कंफर्म करती है तो प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां कर रखी हैं। नैनीताल डीएम ने कहा है कि कोर्ट जो भी फैसला देगा वो सभी पक्षों को मान्य होना चाहिए और प्रशासन भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं देने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट ने बनभूलपुरा से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों ने चुनौती दी है। जो भी वहां से फैसला आएगा वो सभी पक्षों को सर्वमान्य होगा। रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारियों की, तो सभी पक्षों से ये अपील की गई है कि भ्रामक खबरों से बचें, अफवाहों से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि कर लें, तभी किसी बात में यकीन करें। उत्तराखंड की 184 ग्रामीण सड़कों के लिए केंद्र सरकार से 1700 करोड़ की धनराशि मंजूर हो गई है और ग्रामीण विकास मंत्रालय से ये धनराशि मंजूर हुई। सीएम धामी के प्रयासों से ये धनराशि राज्य को मिलने जा रही है। सीएम धामी ने दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह से मुलाकात की है। इस दौरान कृषि ग्रामीण विकास के साथ ही आपदा प्रभावित निर्माण से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई और सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। इसके अलावा उत्तराखंड के लघु और सीमांत किसानों के हित में कई विषयों पर चर्चा हुई। सीएम धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड के विकास को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने को प्रतिबद्ध है और सीएम धामी के साथ इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। देहरादून में मंगलवार को सीएम आवास पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें मेडिकल कॉलेजों में चयनित 142 असिस्टेंट प्रोफेसर को सीएम धामी ने ज्वाइनिंग लेटर दिया। चयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे और सीएम धामी ने कहा कि विभागों में खाली पदों को भरने का काम कर रहे हैं। 1 साल तक भर्तियों का कैलेंडर तैयार है। सीएम धामी ने कहा कि जो भर्तियां होंगी वो योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर होंगी। तो है कि हमने जो संकल्प लिया था वो संकल्प तेजी से आगे बढ़ा और अभी तक राज्य स्थापना के बाद जितनी कुल नियुक्तियां हुई हैं उसमें से 2/3 नियुक्तियां इन 4 सालों में संपन्न हुई हैं और सारी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के आधार पर होंगी, योग्यता के आधार पर होंगी। 2027 का चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी के भीतर हलचल तेज हो गई है। कई नेता अपनी सीट बदलने के प्रयास में जुटे हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान का रुख उनके मुताबिक नहीं दिखाई दे रहा है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। – 2027 के चुनाव की आहट के बीच बीजेपी के अंदर नेताओं में बेचैनी बढ़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई नेता अपनी मौजूदा विधानसभा सीट बने कही जा रही है। मैं समझती हूं कि ये केवल विपक्ष के कयास है, विपक्ष की ओर से एक अनावश्यक चर्चा है और मैं मानती हूं कि इसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि किसी ऐसे व्यक्ति का, ऐसे विधायक का टिकट काटा जाए जिसकी विनेबिलिटी हो। देखिए, राजनीति में सरकारों के गठन के लिए ये नितांत जरूरी है कि आपके पास बहुमत हो और बहुमत तभी हो सकता है जब आप ऐसे लोगों को टिकट दें जिनकी विनेबिलिटी हो, जिनके जीतने की संभावनाएं हो। बीजेपी हाईकमान फिलहाल ऐसी मांगों के पक्ष में नहीं दिख रहा। नेताओं से साफ कह दिया गया है कि सीट बदलने की कोई संभावना नहीं है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी नेतृत्व चाहता है कि चुनाव से पहले गैर जरूरी भ्रम ना पैदा हो और संगठनात्मक मजबूती भी बनी रहे। उधर कई मौजूदा विधायक इस डर में हैं कि कहीं इस बार उनका टिकट न काट दिया जाए। कहना चाहूँगा कि सीट बदलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। जहाँ किसी ने चुनाव लड़ा, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो, और वो अपने ही क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी का भी यही निर्णय हो सकता है और पार्टी चाहती भी ऐसा ही है, क्योंकि उसकी कितना काम वहाँ पर जनता के बीच में आपने किया और क्या 5 साल का आपका कार्यकाल किस तरह से रहा, कितने आप जनता के काम किए, तो इसको लेकर के पार्टी एक वो भी लेगी, एक समीकरण भी देखेगी।
असल में 2022 में भी दर्जन भर सीटों पर बीजेपी ने रिप्लेसमेंट किया था। क्योंकि ये तीसरा टर्म है और पार्टी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी, इसीलिए इस बार भी कई ऐसे चेहरों की धड़कनें तेज हैं। कई विधायकों की बदली बॉडी लैंग्वेज भी उनकी इस चिंता को जाहिर कर रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और हरक सिंह रावत की विवादित टिप्पणी को लेकर सिख समाज का विरोध लगातार तेज हो गया है और मंगलवार को विभिन्न राज्यों से आए सिख संगठनों ने देहरादून की डिफेंस कॉलोनी स्थित उनके आवास पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है हरक सिंह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे क्योंकि उन्होंने सभा में सिख धर्म का अपमान किया है। कांग्रेस नेता फिलहाल दिल्ली में पार्टी बैठक कर रहे हैं, इसलिए प्रदर्शनकारी उनके घर के बाहर धरने पर बैठे रहे। ये विवाद अब उत्तराखंड से बाहर भी फैल गया है और कांग्रेस के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। खासकर 2027 में पंजाब और उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी को नुकसान से बचाने के लिए तुरंत और साफ कदम उठाने होंगे। अगर गल लगे साडी सिक्की ते आ जाएगी, साडी उत्ते आ जाएगी, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਿਕ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਇਆ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੋ ਮੁਨਾਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹੀ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸੂਰਤ से कोई पता नहीं क्या है क्या नहीं है। ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेताओं की आज दिल्ली में बैठक हुई। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। मीटिंग के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि 20 दिन के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हो जाएगा। साथ ही सभी कमेटियों के गठन को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। गोदियाल ने कहा है कि कमेटियों में महिला समेत समाज के सभी वर्गों को जगह मिलेगी। साथ ही गोदियाल ने बताया कि मीटिंग में हरक सिंह के मामले पर कोई बातचीत नहीं हुई है क्योंकि हरक सिंह रावत पहले ही माफी मांग चुके हैं। इसके अलावा मीटिंग में 14 दिसंबर के कार्यक्रम को लेकर भी बातचीत हुई है। और नैनीताल से खबर आ रही है, यहाँ के चीना बाबा चौराहे पर भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर दूर तक नजर आ रही हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है। आग कैसे लगी इसके फिलहाल जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भीषण आगजनी यहाँ पर हुई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आग लगने के कारण क्या रहे इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन इन आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण आगजनी यहाँ पर हुई है। नैनीताल के चीना बाबा चौराहे पर एक बार फिर भीषण आग कांड हुआ। देख सकते हैं पीछे जो स्कूल है उस स्कूल पे आग लगी है और आसपास पूरा लकड़ी का बना हुआ मकान है वो पूरे खतरे की जद में है। हालांकि जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर पहुंच गई है और यहाँ पर काफी गहमा गहमी बनी हुई है, लेकिन मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो आग है वो धधक रही है और लगातार जो आग कैसे लगी इसकी अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई है। लेकिन पूरा जो होटल है उसके पीछे उस पर खतरा बना हुआ है। इसके अलावा जो इस तरफ जो लकड़ी का पूरा मकान बना हुआ है इस पर खतरा बना हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि कितना डेंजर हो सकता है ये पूरा। हालांकि जो फायर की टीमें हैं वो मौके पर पहुंच गई है और इसके अलावा बचाव का काम अब शुरू किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आग लगी हुई है वो एक बड़ी घटना एक बार फिर सामने आई है। इससे पहले जो नीचे वाला चौराहा था वहां पर आग लगी थी, उसके बाद अब ये आग की घटना हुई है। तो ये शहर के लिए जो अग्निकांड हो रहे हैं ये भी एक चिंता का विषय बन रहे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। उत्तराखंड में चुनावी साल से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्टिव मोड ऑन कर दिया है और धामी हाल के दिनों में पहाड़ से मैदान तक लगातार दौरे कर रहे हैं, जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, विकास योजनाओं की समीक्षा और नाइट स्टे जैसी पहले उनकी सक्रियता देखी जा रही है। बीजेपी संगठन भी इसी मॉडल को अपनाने की तैयारी कर रहा है। देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही में नैनीताल, बागेश्वर और चमोली जैसे जिलों में नाइट स्टे करते नजर आई। उन्होंने मॉर्निंग वॉक से लेकर युवाओं के साथ संवाद तक हर मौके पर जनता से जुड़ाव बढ़ाने की कोशिश की। सीएम धामी ने विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं घोषित की, पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान भी पेश किया।
सीएम धामी की ये सक्रियता सिर्फ दौरों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर राहत कार्यों की समीक्षा की और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक संसाधनों के विकास पर जोर देकर उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का रोडमैप भी सामने रखा। अब बीजेपी संगठन भी इसी तर्ज पर अपने मंत्रियों, विधायकों और दर्जाधारियों को फील्ड में उतारने जा रहा है। पार्टी ने 12,449 बूथों पर जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी लगाने की तैयारी की है। मकसद है जनता से सीधा जुड़ाव और चुनाव से पहले संगठन की पकड़ मजबूत करना, क्योंकि पार्टी के कई विधायक ऐसे भी हैं जिनका ज्यादातर वक्त देहरादून में ही बीतता है और वक्त वक्त पर उनकी शिकायतें भी होती रहती हैं। लेकिन अब चुनावी साल में पार्टी सभी को मुख्यमंत्री धामी के मॉडल पर एक्टिव होकर काम करने की नसीहत दे रही है और एक्टिव होकर जिलों में जाकर अपने बूथ पर जाकर नाइट स्टे करने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से आपने देखा होगा, अभी पिछला बागेश्वर भी वो गए और दूसरे भी जनपदों में उनका प्रवास है, तो वहाँ जा रहे हैं, रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं। तो रात्रि विश्राम से ये होता है कि जो सामान्य बाकी लोग हैं, जो जनता है, जो कार्यकर्ता भी हैं, उनसे एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन जो होता है वो रात्रि विश्राम के कारण हो पाता है। तो ऐसे ही रात्रि विश्राम हमारे जो बाकी और नेता हैं उनके भी पूरे प्रदेश भर में हो, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला पंचायत के सदस्य हैं, चाहे अध्यक्ष हैं, नगर पालिका के लोग हैं, हमारे और जितने विधायक हैं, जितने भी और हमारे दायित्वधारी हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी लोगों को कुछ एक छोटी जिम्मेदारी दी जाएगी, बूथ स्तर की जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिर्फ चुनावी साल में ही एक्टिव हों, बल्कि सीएम धामी वक्त वक्त पर पहले भी जिलों में जाते रहे हैं और नाइट स्टे भी करते रहे। अब इस दौरान मॉर्निंग वॉक हो या फिर कोई अन्य कार्यक्रम, जनता से जुड़ाव और संवाद का कोई मौका सीएम नहीं छोड़ते हैं। लिहाजा अब विधायक और दायित्वधारी मंत्री भी यही करते हुए नजर आएंगे। हालांकि कुछ विधायकों का ये भी मानना है कि देहरादून की दौड़ भी जरूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री और अधिकारियों से मुलाकात वहीं संभव है। बिल्कुल सभी जाएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब स्वयं चले गए हैं और स्वयं नाइट स्टे कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबका हालचाल जान रहे हैं, तो इसलिए सभी मंत्रियों को भी और विधायकों को भी विशेषकर अपने अपने क्षेत्रों में जाना चाहिए, अपने अपने क्षेत्रों की चिंता करनी चाहिए। और फिर क्योंकि 1 साल मात्र अब चुनाव के लिए रह गया है, इसीलिए हर तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत में चूक नहीं करेगी। इसलिए अपने को आगे बढ़ाते हुए अब माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में जाना ही चाहिए। हमारे संगठन के द्वारा भी संगठन के लोगों की भी हर विधानसभाओं में, हर जिलों में ड्यूटी लगाई जा रही है और जितने भी विधायक हैं उनको भी ये है कि अपने अपने क्षेत्रों में वैसे भी वो रहते ही हैं, लेकिन अब क्षेत्रों में जिस तरह से भ्रमण किया जाना है, लगातार माननीय विधायक गण भी अपने अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कार्य पर हैं। तो कभी कभी माननीय विधायकों को देहरादून भी आना पड़ता है, क्योंकि शासन स्तर पे माननीय मंत्रीगणों से, माननीय मुख्यमंत्री से भेंट करके उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वो आते रहते हैं बीच बीच में। चुनाव करीब हैं और बीजेपी संगठन बूथ स्तर पर मजबूती के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सक्रियता ने संगठन को भी एक्टिव कर दिया है। सीएम धामी के मॉडल को अपनाने की सलाह सभी मंत्रियों, दायित्वधारियों, विधायकों को दी जा रही है। बीजेपी संगठन का मानना है कि सीएम धामी के कदमों पर चलते हुए 2027 में पार्टी को चुनाव जीतने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी और इसीलिए सभी को एक्टिव किया जा रहा है और धामी के धुरंधर प्लान से ही आगे बढ़ने की नसीहत दी गई है। देहरादून से भारती सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गृह मंत्री अमित शाह की संसद भवन की कैंटीन में लंच करने की तस्वीरें सामने आई हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं अमित शाह की बगल वाली सीट पर ही बैठे नजर आए अनिल बलूनी, जबकि दोनों केंद्रीय मंत्री टेबल के सामने वाली सीट पर थे। अमित शाह की थाली में पूरी, सब्जी, दही, चटनी नजर आ रहा है। अमित शाह के साथ अनिल बलूनी और केंद्रीय मंत्रियों ने लंच किया है।
उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर के गूलर भोज डम क्षेत्र में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर किए अतिक्रमण को ध्वस्त किया। और बता दें आपको कि ठंडा नाला के आसपास सिंचाई विभाग की जमीन पर कई घरों को निर्माण किया गया था। प्रशासन ने 6 एकड़ जमीन पर 65 मकानों और 4 धार्मिक स्थलों को पहले नोटिस दिया और इस दौरान जब उनसे जमीन के कागजात मांगे गए तो उन्होंने स्टैम्प पेपर दिए। इन स्टैम्प पेपर पर असगर अली द्वारा कई लोगों को जमीन बेचने की पुष्टि हुई है। इसके बाद असगर अली के खिलाफ सिंचाई विभाग ने शिकायत दर्ज की और पुलिस ने फिलहाल आरोपी असगर अली की तलाश तेज कर दी है। नैनीताल में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया में नैनीताल का बताया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एक सरकारी विभाग के ड्राइवर ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया और इनकी दादागिरी चल रही है। हालांकि ये वीडियो कहां का है इसकी न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। और देहरादून किराएवाला से बड़ी खबर है। ये 2 डिलीवरी बॉय समेत 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार यहां किया गया। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन सामान डिलीवरी की कंपनी ब्लिंकिट के 2 डिलीवरी बॉय फुजैल और वसीम को पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया है, जो घरेलू सामान की डिलीवरी की आड़ में नशा तस्करी करते थे। और इन दोनों के साथ अजय को भी गिरफ्तार किया गया, जिस मादक पदार्थों को लेकर तस्करी कर रहे थे दोनों डिलीवरी बॉय। तीनों आरोपियों के पास से स्मैक और चरस बरामद हो गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 9 लाख है। तीनों अभियुक्तों के खिलाफ कोतवाली रायवाला में एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। चंपावत में एक शख्स की गुलदार के हमले में मौत हो गई। इसके बाद वन विभाग एक्टिव हो गया है। ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने पिंजरा लगा दिया है। साथ ही वन विभाग ने गश्त भी बढ़ा दी है। मुख्य वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊं वृत्त का कहना है कि पीड़ित परिवार को वन विभाग की ओर से मुआवजा दिया गया है। साथ ही मौके पर वन विभाग की टीम ने जायजा भी लिया है। ग्रामीणों द्वारा सूचित किया गया कि गुलदार द्वारा हमला किया गया, जिसमें इनकी जो है मृत्यु हुई है। तो इस संबंध में वन क्षेत्र अधिकारी तत्काल टीम लेकर के मौके पे पहुंच गए थे और इसके बाद वहां पे हमारे जो चंपावत के डीएफओ साहब हैं वो भी मौके पे पहुंच गए हैं। रुद्रप्रयाग के चोपड़ा इलाके में जोंदला गांव में गुलदार दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। मंगलवार सुबह सड़क पर गुलदार घूमने का वीडियो सामने आया। इसमें 1 महीने पहले गुलदार के हमले में एक शख्स की मौत हो गई थी। इसमें लोगों में गुलदार का खौफ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने, पिंजरा लगाने की मांग की है, जिससे गुलदार को पकड़ा जा सके। तो जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों का असर अब क्षेत्रों में विधायकों पर बढ़ते जन दबाव के रूप में भी देखा जा रहा है। और सांसद अनिल बलूनी, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जहां लोकसभा और राज्यसभा में जंगली जानवरों के हमलों की बात उठा चुके हैं, राज्य में भी विधायक दिलीप रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, अब विधायक आशा नौटियाल भी परेशान हैं। और विधायक आशा नौटियाल ने सोमवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों को रोकने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने की मांग की है। तो प्रदेश में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब मामला सिर्फ जंगल तक ही नहीं हो गया है। इसको लेकर काफी ज्यादा सियासत भी देखने को मिल रही है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे जंगली जानवरों के हमलों पर कांग्रेस ने सरकार की व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी अध्यक्ष का कहना है कि यह सिर्फ जानवरों का नहीं बल्कि विभागीय लापरवाही का हमला है। जंगल में जितना खतरा नहीं, उससे ज्यादा खतरा सरकार और विभाग की नींद से है। जनता परेशान है और यह सिर्फ बयानबाजी में लगी है। दिखाने के लिए कि हेलीकॉप्टर से अधिकारी आ गए, अधिकारी वापस चले गए। और वो भी अधिकारी, मैंने तो सुना कि मुख्यमंत्री जी ने अपने सचिव को, 2 सचिव स्तर के 2 अधिकारियों को हफ्ते में 2 दिन पौड़ी कैंप करने के लिए कहा है, लेकिन वो तो नहीं आए। वो तो बाघ से पहले डर गए और जो आए वो भी रात के अंधेरे में, बाघ कहीं सामने ना आ जाए, वो भी दिन के उजाले में ही वापस हेलीकॉप्टर से चले गए।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। सीएम का कहना है कि सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है हर स्तर पर, और जंगली जानवरों के हमलों में घायल हर व्यक्ति का इलाज सरकार पूरी तरह कराएगी, किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। मैंने भी अपने स्तर से बैठक करी है, हमारे अधिकारीगण भी क्षेत्रों में जा रहे हैं, सभी डीएफओ, एसटीओ, रेंजर सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है और जहां पर जैसा देश काल परिस्थिति हो उसके अनुरूप लोगों को बचाने के लिए, लोगों की सहायता के लिए सभी आगे आएंगे। और हमने जो इन हमलों में घायल होने वाले थे उनके लिए भी सभी इलाज का प्रबंध सरकार की तरफ से करने का, पूरा इलाज सरकार उनका करवाएगी। हम हर तरीके से उन परिवारों के साथ, सब पीड़ितों के साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है, जंगल में जानवरों के हमले बढ़ गए हैं तो कांग्रेस योजनाओं की कमजोरियों पर हमलावर है। सरकार आश्वासन दे रही है, लेकिन जनता बस इतना जानना चाहती है कि जंगली जानवरों का खतरा कब कम होगा। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने युवा कल्याण विभाग में तालाबंदी की है। साथ ही अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर जांच की मांग की है। अल्मोड़ा के कई क्षेत्रों में गुलदार का आतंक बढ़ गया है। डीएफओ का कहना है कि लगातार गश्त की जा रही है, साथ ही पिंजड़े भी लगाए जा रहे हैं। जोशीमठ में लगातार भालू का डर बना है, इसके चलते लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। पर्यटकों की सुरक्षा भी काफी बड़ी चुनौती बन गई है। गोपेश्वर में लंबे समय में चल रही पेयजल किल्लत से परेशान लोगों ने हल्दा पानी में जाम लगाया। प्रदर्शनकारियों की प्रशासन से तीखी नोकझोंक भी हो गई है। चमोली में बढ़ते वन्य जीवों के हमले और पानी की किल्लत के चलते कांग्रेस ने डीएम दफ्तर पर जाकर विरोध जताया, साथ ही प्रशासन के रवैये पर नाराजगी भी जताई। गैरसैंण के कोलियाड़ा बैंड के पास एक गाय सड़क से फिसलकर खाई में गिरकर फंस गई। सूचना पर पहुंची टीम ने गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। पौड़ी में NH 534 पर बुआखाल में प्रस्तावित सुरंग को लेकर ग्रामीणों का विरोध शुरू हो गया है। लोगों ने इस योजना को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की है। विकासनगर में शीलता नदी के किनारे लगे हॉट मिक्स प्लांट और खनन कंपनी के बैरियर हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। इसमें 1800 वकील वोटिंग कर सकेंगे। अल्मोड़ा में वन विभाग के अधिकारियों और फील्ड स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग जंगली जानवरों की गिनती के लिए दी जा रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अल्मोड़ा के दौरे पर हैं और इस दौरान गणेश जोशी यहां एक शादी समारोह में पहुंचे और नाचने भी लग गए। ढोल दमाऊं की ताल पर गणेश जोशी थिरकने लग गए और बारात में डांस किया है। इस दौरान अन्य लोग भी वहां पर डांस कर रहे थे। गणेश जोशी ने उनके साथ शादी में डांस किया है। और हरिद्वार में कुंभ मेले से पहले गंगा पर बने सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। कुंभ मेला प्रशासन ने उत्तराखंड सिंचाई विभाग, यूपी सिंचाई विभाग समेत अन्य विभागों को इसके लेकर निर्देश भी दिए हैं। कुंभ मेले के दौरान इन अस्थायी पुलों का इस्तेमाल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऐसे में हजारों की भीड़ होने से पुल पर दबाव बढ़ जाता है। ऑनगोइंग है, सभी जो भी कंसर्न विभाग हैं सबको पत्र लिखा गया और सब अपने अपने लेवल पर सेफ्टी ऑडिट करा रहे हैं। सेफ्टी ऑडिट के बाद क्या उनकी मरम्मत की जाएगी? जिन जिन में मरम्मत की आवश्यकता है उनमें मरम्मत की जाएगी।